हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। एकेटीयू बीटेक मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा बीटेक मैकेनिकल सेकेंड ईयर आपका कंप्लीट हुआ, अब आप मैकेनिकल थर्ड ईयर के अंदर आ चुके हैं। और जिस तरह से आपने थर्ड सेम और फोर्थ सेम के अंदर 6 सब्जेक्ट पढ़े थे, इसी तरह से आप थर्ड ईयर के अंदर भी फिफ्थ सेम और सिक्स सेम के अंदर 6 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो। तो फिफ्थ सेम के अंदर जो आप 6 सब्जेक्ट पढ़ोगे उनमें से एक आपका मेजर सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसका नाम है HMT, दैट इज हीट एंड मास ट्रांसफर। तो HMT को मैं और सैफी सर आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से आपको पूरा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा HMT की यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 का ये सिलेबस है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। देन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, यहाँ पर 3 मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन। देन हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी, समझेंगे हम लोग कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है और थर्मल कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट आता है टेम्परेचर का, कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो वेरी करती है। तो आज के इस लेक्चर नंबर 1 में यहां तक हमारे ये टॉपिक कवर हो जाएंगे और इसी तरह से पूरा सिलेबस बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आज का जो यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 है, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या, थर्मोडायनामिक्स एंड हीट ट्रांसफर। ये एकेटीयू में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन। ये तो कई बार एकेटीयू ने क्वेश्चन पूछ रखा है ऑलरेडी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, इसकी यूनिट एकेटीयू ने पूछ रखा है पहले। और ये जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन टॉपिक्स से जितने भी PYQs हैं वो सारे के सारे PYQs आज के इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे, उन टॉपिक्स में ये देख सकते हैं टोटल मिलाकर के 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1-2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे, या शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना? तो ये जो क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 क्वेश्चन हैं आज के इस लेक्चर में। ये सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। जब हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होगा तो ये डिस्कस करूंगा मैं लास्ट में आपसे। ठीक है, चलिए बेटा, तो आगे बढ़ने से पहले बेटा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपको मैकेनिकल सेकेंड ईयर के अंदर मिला था उड़ान बैच, इसी तरह से आपको यहां पर कॉम्बो पैक मिलेगा। और इस कॉम्बो पैक के अंदर जो आपका थर्ड ईयर का जो थर्ड ईयर के मेजर सब्जेक्ट्स हैं, है ना, सेम 5 और सेम 6 के अंदर जो आपके मेजर सब्जेक्ट चलने वाले हैं, उनका कॉम्बो आपको यहां पर मिल जाएगा। तो सेम 5 और सेम 6 का जो है इस तरह का बैनर है। जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो फॉर द न्यू सेशन 26-27, तो इसको आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। आप चाहते हैं केवल 5th सेम का कोर्स लें तो 5th सेम का कोर्स भी आपको जो मेजर सब्जेक्ट है वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन एक बार विजिट कर लीजिएगा और जो है एनरोल करके बहुत अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इस बार आपको समर ब्रेक भी ज्यादा मिल रहा है, तो इस समर ब्रेक के अंदर क्योंकि आप थर्ड ईयर में आ चुके हैं, तो आपको अपने प्लेसमेंट के लिए या फिर किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो उस पर भी फोकस करना है। और साथ ही साथ समर ब्रेक में आपको जो आपके मेजर सब्जेक्ट है, जैसे मशीन डिजाइन हो गया, आपका HMT हो गया, इनकी 2-2 यूनिट आप आराम से निकाल सकते हैं, ताकि जब आप सेमेस्टर के अंदर जाएंगे, मतलब आपका जब समर ब्रेक खत्म हो जाएगा, जब आप कॉलेज के अंदर जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम मेंटेन रहेगा, आपका हाई कॉन्फिडेंस रहेगा थ्रू आउट द सेमेस्टर। ठीक है, चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। समझेंगे यहां पर कि हीट ट्रांसफर क्या होती है और हीट ट्रांसफर की इंपॉर्टेंस क्या है इंजीनियरिंग के अंदर। एकेटीयू 2024-25 में क्वेश्चन पूछा गया बेटा आपसे। देखिए, जो टॉपिक जब भी पूछा गया है मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा दूं, ये नोट्स हैं, बिल्कुल अपडेटेड नोट्स हैं, और जो आपके लेटेस्ट PYQs हैं वो भी आपको यहां पर कवर कराए जाएंगे। यानी कि अब तक जो पेपर हो चुके हैं 2025-26 का जो पेपर है आपका, वहां तक पिछले लास्ट 10 इयर्स के जो PYQs हैं वो सब आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया 21-22 में, तो हम थर्मोडायनामिक्स हीट ट्रांसफर में डिफरेंस यहां पर समझेंगे। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर 21-22 में पूछा गया। अब कितने मोड्स होते हैं? 3 मोड्स होते हैं, इनको डिफाइन करवाया गया था। तो 2025-26 में ये पूछा गया आपसे। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी पूछने वाले हैं। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो 2021-22 में ये डेफिनेशन पूछेगी थर्मल कंडक्टिविटी की। ठीक है, 23-24 में आपसे पूछ लिया कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, इसको पढ़ेंगे। हीट कंडक्शन इन गैसेस, ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे। देखिए, कॉन्वेक्शन पढ़ेंगे यहां पर 2025-26 में पूछा गया। रेडिएशन भी आपसे 2025-26 में पूछा गया। तो पूरे लेटेस्ट जो PYQs हैं सब आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि हीट ट्रांसफर क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सिंपल सी बात है, देखो हीट ट्रांसफर थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है ना। क्या देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं।
एक एग्जांपल से समझते हैं, है ना। मान लीजिए आपने क्या है कि गरम गरम चाय बनाई है आपने, है ना, गरम गरम चाय बनाई है और इसका टेम्परेचर कितना है, मान लो भी 90 डिग्री सेल्सियस है, और आपने इसको रूम में रख दिया है ना, अपनी टेबल पर रख दिया है। रूम मतलब सराउंडिंग, तो ये हो गया सिस्टम और ये हो गया सराउंडिंग। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, धीरे धीरे चाय क्या हो जाएगी, ये ठंडी हो जाएगी, कॉफी क्या हो जाएगी, ये ठंडी हो जाएगी। बोलो यस और नो। अब एक बात में, ठंडी क्यों हो रही है, क्योंकि यहां पर क्या है बेटा, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, जो चाय है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और सराउंडिंग का रूम का टेम्परेचर कितना मान लेते हैं 45 डिग्री सेल्सियस है। आप मुझे बताएंगे कि यार जो सिस्टम है, जो चाय का टेम्परेचर है वो ज्यादा है और सराउंडिंग यानी रूम का टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होगा बेटा, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण यहां पर हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो यस और नो। हीट जो है चाय में से निकल करके क्या चले जाएगी, सराउंडिंग में, रूम में चले जाएगी। दैट मीन्स चाय जो है ठंडी हो जाएगी, यानी कि अच्छा ये जो हीट ट्रांसफर है बेटा, ये जो चाय में से हीट निकल रही है और सराउंडिंग में जा रही है, ये कब तक जाती रहेगी, जब तक चाय ठंडी हो जाएगी। यानी कि जब तक इसका जो चाय का टेम्परेचर है वो सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री सेल्सियस है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और ये जब 45 डिग्री पे आ जाएगा, यानी कि रूम का टेम्परेचर, जब चाय का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी, हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा। क्यों रुक गया, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया, दोनों का बराबर हो गया। अल्टीमेटली जब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी जब तक टेम्परेचर डिफरेंस है। अरे बोलो यस और नो। इसका मतलब यह हुआ कि हीट जब ट्रांसफर हो रही है किसके कारण हो रही है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रही है। क्या, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। जब टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में या फिर दो रीजन के बीच में, है ना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में, यानी एक रीजन से दूसरे रीजन में जब हीट का ट्रांसफर, जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो उसको बोलते हैं हीट ट्रांसफर। क्या बोला कि जो, सुनो, वो एनर्जी ट्रांसफर जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। ठीक है ना। आपने अभी फ्रिज में से आपने जो ठंडा पानी है, पानी की बोतल निकाली और सराउंडिंग में रख दी, रूम पे रख दी, तो क्या होगा, वो पानी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा, क्योंकि जब आपने पानी निकाला तो उसका टेम्परेचर कम था, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना, 45 डिग्री सेल्सियस, तो इस बार सराउंडिंग से पानी के अंदर, बोतल के अंदर हीट चली जाएगी, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है। तो हीट का जो ट्रांसफर होता है जनरली बिना किसी इनपुट दिए, हीट का जो ट्रांसफर होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। यहां पर आपने देखा हीट का ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है, हीट का ट्रांसफर 90 डिग्री से 45 डिग्री की तरफ हो रहा है। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं जब हम जब हम इनपुट नहीं प्रोवाइड कराते हैं, कोई एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड नहीं कराते हैं, तो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। तो वही लिखा है कि हीट ट्रांसफर इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट थर्मल एनर्जी फ्रॉम रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लो टेम्परेचर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्या होता है कि तो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ ड्यू टू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। इट अकर्स थ्रू द 3 मोड्स। यहां पर 3 मोड्स होते हैं जो हीट ट्रांसफर होती है बेटा, हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ जो हीट का ट्रांसफर होता है उसके 3 मोड होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 कंडक्शन के कारण हो सकती है, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन। तो ये 3 मोड है हीट ट्रांसफर के, आगे चल करके हम डिटेल में समझेंगे। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग के अंदर हीट ट्रांसफर की क्या इंपॉर्टेंस है भाई। हर जगह तो हीट ट्रांसफर होती है, आप चाय बनाओगे तो भी हीट ट्रांसफर होगी, खाना बना रहे हो हीट ट्रांसफर हो रही है, आपका एसी, आपका रेफ्रिजरेटर, आपका पावर प्लांट, आपका कंडेंसर, बॉयलर, सबके अंदर तो हीट ट्रांसफर होती है। आईसी इंजन के अंदर हीट ट्रांसफर होती है, यस और नो। तो जहां जहां भी हीट ट्रांसफर होती है तो वहां पर उसके एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे हीट ट्रांसफर के। तो हर जगह जो है इसके एप्लीकेशन, इसकी इंपॉर्टेंस आपको हर जगह देखने को मिलती है। मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पर लिख दिए हैं। नेक्स्ट आता है बेटा थर्मोडायनामिक्स वर्सेस हीट ट्रांसफर। ये क्वेश्चन AKTU ने पूछा कब कि 2021-22 में पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनामिक्स एंड हीट ट्रांसफर। तो थर्ड सेम के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं थर्मोडायनामिक्स, और फोर्थ सेम के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, और फिफ्थ सेम के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं क्या, HMT, दैट इज हीट एंड मास ट्रांसफर। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से थर्मोडायनामिक्स पढ़ा थर्ड सेम के अंदर, फोर्थ सेम के अंदर अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स पढ़ा, तो किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते थे, आइए देखते हैं। जो हमने बताया आपको हीट ट्रांसफर के बारे में, तो बेटा हीट ट्रांसफर को जो है हम 2 तरीके से स्टडी करते हैं, है ना। पहला क्या है कि थर्मोडायनामिक्स लिखा है यहां पर, हीट कैन बी स्टडीड इन 2 डिफरेंट वेज। हीट को हम स्टडी करते हैं 2 तरीके से, पहला थर्मोडायनामिक्स और दूसरा क्या, हीट ट्रांसफर। तो थर्मोडायनामिक्स का क्या मतलब हुआ, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, दोबारा से यहां पर मैं एग्जांपल बताऊं। ठीक है, ऐसे मान लो फिर से मैं एक चाय का एग्जांपल ले रहा हूं, सिंपल सा, है ना। ये चाय है,
दिस इज द टी, और इसका टेम्परेचर कितना है जी, इसका टेम्परेचर मान ला हमने मानो 80 डिग्री सेल्सियस है, बहुत बढ़िया। ये जो रूम है, ये जो सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग का जो टेम्परेचर रहेगा मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप मुझे एक बात बताएंगे, इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। जब तक ये चाय ठंडी नहीं हो जाएगी, जब तक ये हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। तो मेरी बात को ध्यान से आप सुनेंगे, मेरी बात को ध्यान सुनो कि ये जब इक्विलिब्रियम में है, यानी एक स्टेट अब इसकी, जब इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है और जब इसका 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो दूसरी स्टेट आ जाएगी। तो हम थर्मोडायनामिक्स में ये स्टडी करते हैं कि कितना एनर्जी, कितनी हीट का ट्रांसफर हुआ, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक पहुंचने के लिए, एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंचने के लिए कितना हीट का ट्रांसफर हुआ, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड यू नो, उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स, कि हीट इज मेजर्ड। अब जब हीट जो है उसको मेजर करते हैं हम जूल में या फिर किलो जूल में, तो कितना जूल या कितना किलो जूल हीट का ट्रांसफर हुआ, लिखा है थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड, की अमाउंट कितना, यानी कि कितना हीट एनर्जी ट्रांसफर हो गई है, कितना एनर्जी, कितना हीट जो है ट्रांसफर हुई है, कितने किलो जूल या कितने जूल जो एनर्जी, हीट जो है, एनर्जी जो हीट है वो ट्रांसफर हुई है। इट मेनली स्टडीज द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो यहां पर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। नाउ व्हाट डू मीन बाय हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर का मतलब है कि जो हीट ट्रांसफर हुई है ये कितना जल्दी हीट ट्रांसफर हुई है, कितना क्विकली हीट ट्रांसफर हुई है, यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, कि ये जो हीट ट्रांसफर हुई है इसमें कितने सेकंड्स लगे, 10 सेकंड लगे, 2 मिनट लगे कि 10 मिनट लगे। तो अगर जितना कम टाइम में हीट ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि यहां पर जो हीट ट्रांसफर हो रही थी ये कितना जल्दी, अगर 5 सेकंड, ये मान लीजिए 2 मिनट में हीट ट्रांसफर हो रही है और दूसरे केस में मान लो 1 मिनट में ट्रांसफर हो रही है, तो यानी कि रेट क्या हो जाएगा, रेट कम और ज्यादा हो सकता है। कि जब हम हीट ट्रांसफर रेट की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हीट ट्रांसफर, ठीक है, लिखा है। तो हीट ट्रांसफर रेट इज मेजर्ड इन जूल पर सेकंड। यहां पर तो हम बात कर रहे थे जूल की, यहां पर हम बात कर रहे हैं जूल पर सेकंड की। किसकी बात कर रहे हैं? जूल पर सेकंड की। यानी कि जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप पर यूनिट टाइम लिखते हो तो क्या बन जाता है, रेट। जैसे वर्क होता है जूल, तो रेट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल पर सेकंड, यानी कि वॉट, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करते हैं जूल की, यहां पर बात करते हैं जूल पर सेकंड की, और जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वॉट। क्या बोलते हैं? वॉट। तो हीट ट्रांसफर डील्स विद द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ये हीट ट्रांसफर के रेट को डील करता है, जबकि यहां पर ये कितना अमाउंट हीट का ट्रांसफर हुआ ये उसको डील करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि चाय का कप है, उसमें कितनी हीट ट्रांसफर हुई, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। किस रेट से हीट ट्रांसफर हुई, किस रेट से हीट ट्रांसफर हुई, दैट इज हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नाउ मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, 3 मोड होते हैं ट्रांसफर के। फर्स्ट वन इज कंडक्शन, द सेकंड वन इज कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन। तो वन बाय वन बात करेंगे। पहले बात कर रहे हैं यहां पर कंडक्शन की, ठीक है। तो कंडक्शन के अंदर क्या लिखना है आपको, कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट जनरली अकर्स इन द सॉलिड्स, ठीक है। आपके पास जो सब्सटेंस होते हैं या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैसेस होगा। तो यहां पर जो कंडक्शन होता है, जनरली कंडक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होती है वो सॉलिड के अंदर हम बात करते हैं, ठीक है। लिखा है यहां पे The conduction is the mode of heat transfer that generally occurs solids due to a temperature difference। कि जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो सॉलिड के अंदर जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो जो हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन के थ्रू होती है। कौन सा मोड होता है? कंडक्शन। इन कंडक्शन हीट ट्रांसफर्ड विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, यानी कि जो आपका मटेरियल है वो मूव नहीं करता है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते हैं, है ना। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सॉलिड का एक पार्टिकल है, एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरह से हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए इसको यहां पर हीट सप्लाई करी जाती है तो ऐसा नहीं कि ये मॉलिक्यूल आगे जाएगा, ये इधर जाएगा या उधर आ जाएगा, ये नहीं मूव करते हैं, मॉलिक्यूल मूव नहीं करते हैं। यानी कि जब इसको हीट ट्रांसफर करी गई है तो ये अपनी हीट इसको ट्रांसफर करेगा, यहां से हीट यहां ट्रांसफर होगी, यहां से यहां ट्रांसफर होगी, यहां से यहां ट्रांसफर होगी। इस तरह से यहां पर हीट का ट्रांसफर होता है। लिखा है यहां पर कि मॉलिक्यूलर और लेटिस वाइब्रेशन के कारण यहां पर हीट का ट्रांसफर होता है, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि सॉलिड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन मूव क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, क्या जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके कारण भी जो है हीट ट्रांसफर होती है इन केस ऑफ कंडक्शन। जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए क्लासरूम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए लाइन से और मुझे ये पेन एक स्टूडेंट को देना है, ठीक है ना। मैंने ये क्या करा कि ये पेन मैंने एक स्टूडेंट को दिया, मैंने बोला कि इस पेन को पीछे पास करा दो। जो लास्ट वाला स्टूडेंट है लाइन में जो बैठे हुए हैं, फर्स्ट वाला स्टूडेंट लास्ट वाले स्टूडेंट को जो है पेन पास करेगा। कैसे करेगा सुनो जरा ध्यान से। एक तरीका तो ये है कि वो उठ के चला जाए और लास्ट वाले बच्चों को ये पेन देकर के आ जाए, है ना।
तो वो तो हो जाएगा कॉन्वेक्शन। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कंडक्शन की। तो ये जो पेन है, एक स्टूडेंट क्या करेगा, उठेगा नहीं अपनी जगह से, कोई भी अपनी जगह से कोई स्टूडेंट नहीं उठेगा। तो पहला स्टूडेंट इस पेन को पिछले वाले स्टूडेंट को पास करेगा, अपने पीछे जो है वो अपने पीछे वाले को पास करेगा, फिर उसके पीछे पास करेगा, तो ये पेन अल्टीमेटली फर्स्ट वाले स्टूडेंट से लास्ट वाले स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी है ना, ये जो इसको हीट सप्लाई करी तो ये इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, इस तरह से यहां पर क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। या फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से हीट का ट्रांसफर होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट। यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी ये बताता है कि कोई भी मटेरियल है उसका वो कितनी जल्दी जो है हीट को ट्रांसफर कर सकती है। जितने भी मेटल होते हैं, हर एक मेटल के अंदर अपनी एबिलिटी होती है। क्या होती है? अपनी एबिलिटी होती है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हीट को तेजी से फ्लो कराते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं हीट को फ्लो नहीं कराते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत स्लोली हीट को ट्रांसफर कराते हैं। लिखा है थर्मल कंडक्टिविटी इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट द हीट। हीट को कंडक्ट जो करा रहे, हीट जो ट्रांसफर हो रही है ना, उसकी कितनी, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है। ठीक है, इसको हम के से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब ये है हायर वैल्यू ऑफ के, यानी कि किसी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी के अगर ज्यादा है, इसका मतलब वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है, वो हीट को तेजी से कंडक्ट कराएगा। अगर किसी मेटल की जो वैल्यू के की वैल्यू कम है, थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है पुअर कंडक्टर होगा, यानी कि वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, आइए तो कुछ यहां पर मेटेरियल लिख दिए हैं। यहां पर देखिए, इसकी जो यूनिट होती है किसकी, थर्मल कंडक्टिविटी की, वो होती है वॉट पर मीटर केल्विन। वॉट पर मीटर केल्विन आगे चल करके हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, वहां से आपको ये यूनिट पता लग जाए कैसे आई है। ठीक है ना, यहां पर एक्चुअली जो हीट होता है Q इज इक्वल टू माइनस के KA/dt ओवर dx, ये पढ़ेंगे हम आगे चल करके, है ना। इससे यहां पर K की यूनिट आपको पता लग जाती है। क्या यूनिट आती है? वॉट पर मीटर केल्विन। तो यहां पर आप देखेंगे जो सिल्वर है इसकी है 410, कॉपर की 385, गोल्ड की 319, एल्यूमिनियम की 200 है, और स्टील की जो है, तो मतलब अलग अलग मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है। तो यहां से आपको यह समझ में आना चाहिए कि जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इसका मतलब वो हीट ट्रांसफर को जल्दी, मतलब जो उसके अंदर जो है हीट को कंडक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। यस और नो? एक चीज यहां पर और समझेंगे बेटा, एक चीज और समझेंगे, वाई द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। जो मेटल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कुछ मेटल भी होंगे, कुछ नॉन मेटल भी होंगे, कुछ इंसुलेटर भी होते हैं। तो मेटल्स के अंदर क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी उनकी ज्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, हीट को इजीली कंडक्ट करा पाते हैं, है ना। जैसे कॉपर हो गया, कॉपर को आप, कॉपर की रॉड है उसको गर्म करोगे तो पूरी रॉड एकदम गर्म हो जाएगी। वहीं अगर आप वुड है ना, वुड को आप, वुड की एक रॉड लीजिए, लकड़ी की रॉड लीजिए, उसको गर्म कीजिएगा तो वो एकदम से गर्म नहीं होगी, क्योंकि वो हीट को तेजी से फ्लो नहीं कराती है। तो कहने का मतलब ये है, जो कंडक्टर्स हैं वो, जो देखिए आप, जो इलेक्ट्रिसिटी, भाई कुछ मेटेरियल ऐसे होते हैं ना, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर के वायर बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के वायर बनते हैं कॉपर के, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रिसिटी के वायर बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमको करंट को फ्लो कराना है। तो करंट जितना तेजी से फ्लो होगा, उतना ही तेजी से वहां पर क्या होगा, आपका हीट भी फ्लो होगी। इसलिए कहते हैं कि जो हीट कंडक्टर, जो अच्छे गुड हीट कंडक्टर होते हैं, वो गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी इजीली फ्लो करा पाते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, कॉपर की जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने की भी एबिलिटी उसके अंदर ज्यादा है। लिखा है यहां पर कि मटेरियल्स दैट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर जनरली आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाले जो गुड कंडक्टर होते हैं वो हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं। ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है, तो हीट भी क्या हो जाएगी, इजीली फ्लो हो जाएगी। ठीक है ना, बिकॉज दे कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जो ऐसे, क्योंकि भाई एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी तो करंट फ्लो होगी। ये तो आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, सब जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जितना तेजी से फ्लो करेंगे, दैट मींस करंट भी उतना तेजी से फ्लो करेगी। तो ऐसे मटेरियल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने की एबिलिटी ज्यादा होती है, और वो अच्छे हीट कंडक्टर भी होते हैं। जैसे कॉपर है, आप देखेंगे जो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो ये वायर में यूज करे जाते हैं। इनके अंदर करंट इजीली फ्लो हो जाती है ना। चलिएगा, तो इनके अंदर हीट भी क्या होगी, इजीली फ्लो हो जाएगी। एग्जांपल लिख दीजिए, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर एनर्जी क्विकली इंक्रीजिंग द हीट कंडक्शन। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप बेटा, कि यहां पर जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो कंडक्शन होता है वो मॉलिक्यूलर और लेटिस वाइब्रेशन के कारण होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। दूसरा, या फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है। तो मेजर रोल जो होता है बेटा वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का, कि कंडक्शन किसके कारण हो रहा है,
फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट उसका मेजर कॉज है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो डायमंड है ये एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है। हमने क्या बोला आपको, हमने बोला कि जो मेटल्स होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, नॉन मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। ये बात समझ में आ रही है आपको? दोबारा रिपीट करें कि मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। नॉन मेटल के अंदर क्या आ जाता है आपका, जैसे क्रिस्टलाइन हो गया, एमोर्फस हो गया, इस बात है वापसी। लेकिन नॉन मेटल के अंदर एक डायमंड भी है, तो डायमंड है नॉन मेटल, लेकिन इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है बहुत ज्यादा होती है। कितनी है आप देख सकते हैं, 2300 वॉट पर मीटर केल्विन। और जबकि जो मेटल्स आप देख रहे थे कितनी कम थी, और यहां पर आप देख रहे हैं कि कितनी हो गई, डायमंड की जो है 2300 वॉट पर मीटर केल्विन, जबकि ये नॉन कंडक्ट क्या है ये, जबकि ये नॉन मेटल है, जबकि ये नॉन मेटल है। तो ये बेटा अपवाद है, ठीक है। तो लिखा है कि मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट, ऐसा होता है जनरली, लेकिन डायमंड जो है वो एक एक्सेप्शन है, वो अपवाद है। अभी कारण क्या है इसका, तो डायमंड इज नॉन मेटल, नॉन मेटल होने के बावजूद भी इसके थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इट हैज एक्सट्रीमली हाई थर्मल कंडक्टिविटी, बहुत ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है इसकी, 2300 वॉट पर मीटर केल्विन। थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो ज्यादा होती है इसकी। कारण क्या है, रीजन फॉर हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ये लिखा है इट्स परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है परफेक्टली क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। लिखा है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स, एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी थ्रू द लेटिस, देखिए यहां पर जो मैंने दो कारण बताए थे इसके, मैंने दो कारण बताए थे। तो इसका जो लेटिस वाइब्रेशन होता है बहुत जबरदस्त होता है, तो लेटिस वाइब्रेशन के कारण वहां पर जो है डायमंड के अंदर हीट का जो फ्लो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो डायमंड कंडक्ट्स हीट मेनली थ्रू द लेटिस वाइब्रेशन। हालांकि जो मेटल्स होते हैं उसमें जो मेन रोल होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है। किसका होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है। लेकिन यहां पर एक अपवाद है, यहां पर एक एक्सेप्शन है, क्या, डायमंड का, कि डायमंड में लेटिस वाइब्रेशन के कारण बहुत ज्यादा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है। वही चीज यहां पर लिखी गई है, ठीक है। यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं डायमंड के केस में, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और वहां पर जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो बहुत तेजी से फिल होती है। आगे बढ़ते हैं, ये हमने ये कंक्लूड किया कि नॉन मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, नॉन मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। लेकिन डायमंड भी क्या है, एक नॉन मेटल है, लेकिन उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीमली हाई है। कारण क्या है, लेटिस वाइब्रेशन के कारण वहां पर हो रही है, उसका स्ट्रक्चर कुछ टाइप का है। चलिए नॉन मेटल की बात कर लेते हैं। तो नॉन मेटल में आ जाएगा एक तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और दूसरा आ जाएगा एमोर्फस। तो ये जो क्रिस्टलाइन है, जो क्रिस्टलाइन कैसे हैं, ये तो नॉन मेटल है। तो जो क्रिस्टलाइन होते हैं बेटा, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे जैसे डायमंड में तो ये था, उसका जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था। तो दीज मटेरियल्स कौन से, क्रिस्टलाइन वाले, ऑर्डर अरेंजमेंट, लिखा ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। यहाँ पर जो देखो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, एकदम अरेंज्ड मैनर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, अरेंज्ड हैं एकदम। कैसे हैं, अरेंज्ड हैं। रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो इनका रेगुलर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। बेटर थर्मल कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू एमोर्फस मटेरियल, इसके इनके कंपैरिजन में इसके थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। जैसे डायमंड तो एक्सेप्शन है भाई साहब, जबरदस्त थर्मल कंडक्टिविटी होती है। इसी के साथ क्वार्ट्ज आ जाएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा। अब जो एमोर्फस होते हैं नॉन मेटल, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रैंडम होते हैं, ये रैंडमली होते हैं ना, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर आप देखेंगे जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम है, जबकि यहाँ पर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था इनका एक ऑर्डर अरेंजमेंट था इनका। ये क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ वाइड्स एंड इरेगुलर स्ट्रक्चर, इनका इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, वाइड्स कम ज्यादा होते हैं इसमें, इसलिए इसके कारण क्या होता है, इसकी लोअर थर्मल कंडक्टिविटी होती है। जैसे ग्लास एग्जांपल ले सकते हैं आप ग्लास का, और ग्लास की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है 1.5 वॉट पर मीटर केल्विन होती है, तो कम होती है इनकी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है बेटा आपका डेफिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, लिखा है यहां पे कि थर्मल कंडक्टिविटी के is a thermophysical property of material that describes its ability to conduct heat energy through it। यानी कि ये एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी कारण मटेरियल क्या करता है, थर्मल जो हीट है उसको ट्रांसफर कराता है। जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी दैट मींस वो हीट को इजीली ट्रांसफर कराएगा और क्विकली हीट को क्या करेगा, ट्रांसफर कराएगा। अ मटेरियल विद हायर वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ट्रांसफर्स हीट मोर क्विकली, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो क्विकली फास्ट वे में क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर करवाएगा। यूनिट कौन क्या होती है इसकी, वॉट पर मीटर केल्विन, इसकी यूनिट क्या हो जाती है, वॉट पर मीटर केल्विन, है ना। ये फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे क्या, कि Q जो होता है बेटा,
दैट इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी ओवर डी एक्स। तो यहां से आप इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, यहां से आप के की यूनिट निकाल लें। कैसे कि जो क्यू है यहाँ पे, ये जो क्यू है बेटा, इसकी यूनिट हो जाएगी वॉट, यानी कि जूल पर सेकंड वॉट हो जाएगी। ये हो जाएगा के की यूनिट चाहिए ए मीटर स्क्वायर डी टी केल्विन, और ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, यानी कि मीटर हो जाएगा। बोलो तो ये आ जाएगी वॉट पर मीटर केल्विन। करके दिखा दें इसको, ये देखो ये हो गया वॉट, और ये हो जाएगा के की यूनिट हमको चाहिए, ए की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर इनटू ये केल्विन हो जाएगा, और ये एक्स जो है डिस्टेंस है ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, अरे बोलो यस और नो। तो देखो यहां पर आप देखेंगे जो के है इसकी यूनिट आपको मिल जाएगी थर्मल कंडक्टिविटी की, दिस इज वॉट, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, वॉट पर मीटर केल्विन। इस तरह से आप जो है इसकी यूनिट बता सकते हैं, और A-K2 ने ये यूनिट पूछी थी इसकी। ओके नो, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स दैट हैव वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी, देयरफॉर दे रिड्यूस और प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हीट। जो इंसुलेटर्स होते हैं इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो ये हीट ट्रांसफर को प्रिवेंट कर देते हैं, या फिर हीट ट्रांसफर को या तो रोक देंगे, हीट ट्रांसफर होगी नहीं, या तो फिर बहुत ही कम होगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जहां पर हमको इंसुलेटर की जरूरत होती है, ऐसे मटेरियल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। डिपेंड करता है, देखिए आपको इलेक्ट्रिसिटी वायर यूज करने हैं तो कॉपर के यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर क्या करना है आपको करंट फ्लो करानी है तेजी से। या फिर ऐसी जगह हम हीट को, जैसे आप देखते हैं मोटर है, तो मोटर में जो बाइंडिंग होती है वो कॉपर की होती है, क्योंकि वहां पर हमको हीट को तेजी से ट्रांसफर कराना ताकि वो हीट ना हो जाए। नेक्स्ट, ऐसे भी एप्लीकेशन हो जैसे थर्मस फ्लास्क है, ऐसे भी एप्लीकेशन होते हैं जहां पर हमको हीट ट्रांसफर को रोकना होता है, हीट ट्रांसफर को प्रिवेंट करना होता है ना। तो ऐसे भी ऐसे भी एप्लीकेशंस होते हैं जहां पर हमको इंसुलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। एस्बेस्टोस की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है 0.2 वॉट पर मीटर केल्विन होती है, ग्लास वूल की होती है 0.045 है ना, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की होती है ना, जैसे ब्रिक्स होते हैं, तो ब्रिक्स में क्या हीट का ट्रांसफर होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। बोलो यस और नो। दूसरा, पॉली यूरेथीन फोम की होती है 0.02 वॉट पर मीटर केल्विन। तो मतलब आपको ये आइडिया होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जो मेटल होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, नॉन मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी और भी कम होती है। थर्मस फ्लास्क है, उसमें चाय आपको चाय गर्म रखनी है, तो ऐसा मटेरियल वहां पर यूज करना पड़ेगा, ऐसा मटेरियल आपको यूज करना पड़ेगा कि हीट का ट्रांसफर ना हो, तो वहां पर इंसुलेटर काम करते हैं। आपका जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं आप, फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखते हैं ताकि अंदर का टेम्परेचर कम रहे, तो उसमें हम क्या चाहेंगे कि बाहर से सराउंडिंग से उसके अंदर हीट ना ट्रांसफर हो जाए, तो उसलिए वहां पर भी हम इंसुलेटर का यूज करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं पॉलीयूरेथीन, ये इसका हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर, जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उसकी वॉल का जो मेटल होता है उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी, कि जो थर्मल कंडक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं मेटल पे क्या इफेक्ट आएगा। तो बेटा मेटल का जैसे ही हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कि मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। लिखा इन मेटल्स द थर्मल कंडक्टिविटी जनरली डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जनरली ये जनरल स्टेटमेंट है, हो सकता है ऐसे भी कुछ अपवाद हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि जहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ जाए मेटल के केस में, लेकिन जनरली क्या होता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, जनरली टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो क्या होता है बेटा, तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, मेटल की कम हो जाती है। किसकी, मेटल की यहां पर बात हो रही है। तो मेटल कंडक्ट्स हीट मेनली थ्रू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मेटल के अंदर जो हीट फ्लो होती है वो लेटेस्ट वाइब्रेशन करंट होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन करंट, लेकिन जो मेजर कॉज है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन करंट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होती है, हीट जो है कंडक्ट होती है। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वाइब्रेशंस ऑफ मेटल एटम्स इंक्रीज, तो जो वाइब्रेशंस है एटम्स का वो इंक्रीज हो जाता है। दीज वाइब्रेशंस ऑब्स्ट्रक्ट द मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये जो जैसे वाइब्रेशंस इंक्रीज होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है। मूवमेंट अगर रुक जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन का तो ऑब्वियसली थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जितना ज्यादा रहेगा थर्मल कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा रहेगी। तो वही लिखा है, एज ए रिजल्ट द हीट ट्रांसफर थ्रू द मेटल बिकम्स लेस इफेक्टिव, है ना। देयरफॉर द थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज एज टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी इन केस ऑफ मेटल। जबकि हीट कंडक्शन जो है गैसेस के केस में यहां पर उल्टा हो जाएगा, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा।
ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है थर्मल कंडक्टिविटी और ये टेम्परेचर है। ये बात हो रही है गैसेस की, तो गैसेस के केस में आप देख रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज। एयर का एग्जाम्पल है, हीलियम का, H2 गैस का लिया हमने। तो टेम्परेचर बढ़ने पर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस इंक्रीज होती है, जबकि मेटल के केस में क्या है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ, देखेंगे कि हीट कंडक्शन इन अ गैसेस। वैसे तो मेनली जो कंडक्शन होता है वो सॉलिड में होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको गैसेस में या लिक्विड में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लिखा है तो इन गैसेस हीट कंडक्शन अकर्स ड्यू टू मूवमेंट एंड कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कि जो जैसे ये मान लीजिए हॉट टेम्परेचर प्लेट है, ये लो टेम्परेचर प्लेट है, और यहाँ पर क्या है, एयर है। ठीक है ना, जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में टकराते रहते हैं, क्योंकि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, तो आपस में क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स टकराते रहते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है, तो हीट कंडक्शन अकर्स ड्यू टू मूवमेंट एंड कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपस में कोलाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स एट हाई टेम्परेचर पसेस हाई काइनेटिक एनर्जी एंड मूव विद ग्रेटर वेलोसिटी। जैसे ये हाई टेम्परेचर प्लेट है तो इधर वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाई टेम्परेचर पे हैं, तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेंगे। और जो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स एट लो टेम्परेचर पसेस लो काइनेटिक एनर्जी, अगर वो लो टेम्परेचर साइड है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो वो कम वेलोसिटी से मूव करेंगे। ठीक है, तो व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स, अब जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, कुछ मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर ज्यादा है, कुछ का कम है, तो कुछ हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स लो वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आपस में, जब ये टकराएंगे तो कोलाइड करेंगे, टकराएंगे आपस में, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन। तब क्या होगा कि हाई टेम्परेचर रीजन से हीट का ट्रांसफर हो जाएगा लो टेम्परेचर की तरफ। बोलो यस और नो। सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज लार्ज, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में वॉइड्स होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप ज्यादा होता है, इसलिए गैसेस की थर्मल कंडक्टिविटी लिक्विड से क्या होती है, कम होती है। वही लिखा है, लिखा है सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज लार्ज गैसेस आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के कंडक्टर बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं। जैसे हम भी तो एयर में ही हैं, हम भी क्या एयर हैं, तो एयर है, अगर मान लीजिए ये एयर है, अगर हीट ट्रांसफर इसमें ज्यादा हो जाएगी तो फिर कैसा जिंदा रह पाएगा इंसान। जबकि वहीं रॉड है, अगर ये मेटल होता तो इधर से मेटल गर्म करना स्टार्ट करोगे तो एकदम से क्या होगा, ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरी की पूरी रॉड गर्म हो जाएगी। अब आप सोचिए सन का जो टेम्परेचर है वो कितना ज्यादा होगा, सन का टेम्परेचर कितना ज्यादा है। लेकिन अब सोचो कि क्योंकि हमारे बीच में क्या है, एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग है, तो वो टेम्परेचर उतना इसका सराउंडिंग का नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर। एयर के जो थर्मल रूम कंडीशन, हम एट रूम कंडीशन, तो थर्मल कंडक्टिविटी देखो कितनी कम है, 0.026 वॉट पर मीटर केल्विन। एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है 0.026 वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है ना, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है काफी कम होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया बेटा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस। तो गैसेस के केस में क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। लिखा है द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज मॉलिक्यूलर एक्टिविटी इंक्रीज। क्योंकि गैसेस का जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर आपस में कोलाइड कर रहे थे, आपस में टकरा रहे थे, वो ज्यादा तेजी से टकराएंगे, ज्यादा टकराएंगे। कोलिजन फ्रीक्वेंटली बिकम्स हाई, तो कोलिजन करने की जो उनकी फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज हो जाएगी, तो एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन मॉलिक्यूल्स बिकम्स फास्टर। और एक कोलिजन के कारण भाई गैसेस के केस में क्या हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं उसी के कारण तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो कोलिजन उनका फास्ट हो जाएगा, तो हीट ट्रांसफर भी फास्ट हो जाएगी, इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लिक्विड को और गैसेस को कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड्स आर जनरली बेटर कंडक्टर्स ऑफ हीट देन गैसेस। जो लिक्विड्स होते हैं वो जल्दी क्या करते हैं, वो हीट को ट्रांसफर जल्दी करते हैं जैसे, और जबकि गैसेस में नहीं करते। आप यहाँ पर करो, एक काम करो, इस रूम के अंदर एयर है, इस रूम के अंदर एयर है, तो यहाँ पर आप एक हीटर लगा दीजिए, तो उतना जल्दी से इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। और जबकि आप बकेट के अंदर पानी लीजिए और उसको पानी को गर्म कर दीजिए, तो पानी को क्या होगा, एकदम गर्म हो जाएगा। तो वाटर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है एयर से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पर एग्जांपल में लिखा है वाटर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है 0.63 वॉट पर मीटर केल्विन, जबकि एयर की 0.026 थी, और यहां पर वाटर की 0.63 वॉट पर मीटर केल्विन है। ठीक है ना, और यहां पर मरकरी होता है बेटा, मरकरी होता है, मरकरी को तो हम क्या बोलते हैं, सॉलिड लिक्विड बोलते हैं। मरकरी की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, 8.54 वॉट पर मीटर केल्विन होती है। अमंग्स द लिक्विड मरकरी हैज कंपैरेटिवली हाई थर्मल कंडक्टिविटी। जितने भी लिक्विड्स होते हैं उसमें जो मरकरी है, मरकरी की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, 8.54 वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है, इसको तो है तो लिक्विड, इसको तो सॉलिड लिक्विड बोला जाता है।
ठीक है। नाउ तो हमने क्या पढ़ा बेटा, हम पढ़ रहे हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में। तो हमने पढ़ा सॉलिड मतलब कंडक्शन के बारे में, कि कंडक्शन जो है जनरली जो हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड्स के अंदर वो थ्रू बाई कंडक्शन होती है ना, कैसे होती है कंडक्शन, लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो गैसेस और लिक्विड केस में हमको देखने को मिलती है। अब दूसरा जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है दैट इज कॉन्वेक्शन। तो कॉन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर कैसे होती है, जैसे ये ये यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉट प्लेट है, ये सॉलिड बॉडी है, और सॉलिड बॉडी के सराउंडिंग में क्या हो रहा है ना, कोई फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर होगी थ्रू दी कॉन्वेक्शन। लिखा है कॉन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स लिक्विड्स और गैसेस। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप स्टूडेंट्स लाइन बैठे हुए, मैंने आगे वाले स्टूडेंट्स को ये पेन दिया और आपने इस पेन को जो है लास्ट तक आप एक ने दूसरे को, मतलब उठ के नहीं जाना है, एक ने दूसरे को दिया पेन, उसने दूसरे को दिया, उसने दूसरे को दिया, मतलब उठ के नहीं जाना है, तो वो तो हो गया कंडक्शन। क्या हो गया, कंडक्शन। लेकिन कॉन्वेक्शन में क्या होगा, मैंने इसको पेन दिया, ये उठ को चला गया, और जो 2-3 स्टूडेंट्स के बाद में दे दिया उसने वो भी उठ के गया, दूसरे को दे दिया। तो इस तरह से यहां पर क्या होता है, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्शन। ठीक है। It generally occurs between solid surface and surrounding fluid and is associated with the macroscopic movement of the fluid carrying the thermal energy। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सॉलिड प्लेट है, सॉलिड प्लेट के सराउंडिंग में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कोई लिक्विड हो सकता है, ये है ना, कोई गैसेस हो सकती है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मूव कर जाते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, यहां पर हीट का ट्रांसफर होता है। इसमें जो आपका कॉन्वेक्शन होता है, ये भी एक होता है फोर्स कॉन्वेक्शन, और दूसरा होता है यहां पर फ्री नेचुरल कॉन्वेक्शन, यानी कि फ्री कॉन्वेक्शन। तो इसका मतलब समझेंगे पहले फोर्स कॉन्वेक्शन का। फोर्स कॉन्वेक्शन का मतलब है कि ये जो सॉलिड प्लेट है, हॉट प्लेट है, यहां पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वहां पर फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, वहां पर हमने फैन लगा दिया, कोई ब्लोवर लगा दिया, कोई पंप लगा दिया, तो हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे आपने चाय बनाई और अभी फैन आपका ऑफ है, सीलिंग फैन ऑफ है, कोई भी फैन यहां पर लगा हुआ नहीं है, तो चाय आपने रखी, चाय धीरे धीरे क्या होगी, ठंडी होगी, चाय क्या होगी, ठंडी होने लग जाएगी। लेकिन अगर आप फैन भी चला देंगे तो क्या होगा, आपने फैन भी चला दिया तो चाय जो है जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं फोर्स कन्वेक्शन, कि हीट ट्रांसफर कराने के लिए, हीट ट्रांसफर को फास्ट करने के लिए आपने कोई फैन यूज कर लिया, तो हमने यहाँ पर फैन लगाया हुआ है, तो ये कहलाएगा, उसको बोलेंगे जब हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज किया है, हमने क्या करा है, एक्सटर्नल सोर्स यूज किया है हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करने के लिए, तो उसको बोला जाता है क्या बेटा, फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो वही लिखा है फोर्स कन्वेक्शन। In forced convection, the motion of fluid is produced by an external device। कोई ना कोई एक्सटर्नल डिवाइस यहाँ पर लगी हुई, जैसे फैन लगा दिया, ब्लोअर लगा दिया या पंप लगा दिया। एग्जांपल है एयर फ्लोइंग ओवर ए हॉट प्लेट यूजिंग अ फैन। तो यहाँ पर हॉट प्लेट है, यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहाँ पर हमने एक फैन यूज किया हुआ है। एक होता है आपका नेचुरल यानी कि फ्री कॉन्वेक्शन, यहाँ पर हमने कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, फैन, ब्लोअर, पंप, इस तरह से कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी डिफरेंस के कारण जो होता है, फ्लूइड का फ्लो होता है। देखो वहां भी फ्लूइड का फ्लो होगा, यहां भी फ्लूइड का फ्लो होगा, वहां पर फ्लूइड का फ्लो हमने फैन से करा दिया, यहां पर नेचुरली होगा। क्या होगा, तो जिसका डेंसिटी डिफरेंस कारण, यानी कि डेंसिटी क्या हो जाती है बेटा, डेंसिटी, ये जो डेंसिटी है आप सभी जानते हैं कि जब डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर की तरफ फ्लो होता है फ्लूइड, जिसकी जब डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो फ्लूइड जो है नीचे की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पर इन नेचुरल कन्वेक्शन फ्लूइड मोशन अकर्स नेचुरली ड्यू टू बायंसी फोर्स caused by the density difference in the fluid। तो डेंसिटी डिफरेंस के कारण जो बायंसी फोर्स आता है, उसके कारण जो फ्लूइड है वो फ्लो होता है। लिखा है यहाँ पे हॉट फ्लूइड बिकम्स लाइटर एंड राइज द अपवर्ड्स। जैसे ये हॉट प्लेट है, तो हॉट प्लेट के यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे, हॉट प्लेट के कांटेक्ट में जो पार्टिकल्स होंगे एयर के या कोई फ्लूइड के, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा। जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और डेंसिटी अगर कम हो जाएगी बेटा, डेंसिटी अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं जिनकी डेंसिटी कम हो चुकी है, वो ऊपर की तरफ जाएंगे, और ऊपर की तरफ क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, तो वो हैवी पार्टिकल्स होंगे, वो नीचे की तरफ आएंगे। लिखा है द कोल्ड फ्लूइड बिकम्स हैवियर एंड मूव्स डाउनवर्ड। तो कोल्ड फ्लूइड नीचे की तरफ जाता रहेगा और हॉट फ्लूइड ऊपर की तरफ जाता रहेगा। तो इस तरह से यहां पर हीट का ट्रांसफर होता रहता है। जैसे आप रॉड से, आपने बकेट के अंदर आपने पानी गर्म करने वाली रॉड अगर लगा दी, तो आपने वहां देखते होंगे, तो जब रॉड आप ऑन कर देते हैं तो नीचे से जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ फ्लो होते रहते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, क्योंकि जो रॉड का जो फिलामेंट है वो नीचे की तरफ है। वहां पर जो फिलामेंट है, रॉड का जो फिलामेंट है, तो जब फिलामेंट वहां पर हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां पर जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो पार्टिकल हल्के हो जाएंगे, हल्के होकर ऊपर आएंगे, और जो ऊपर की तरफ है वाटर के पार्टिकल्स, वो हैवी है, वो नीचे की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से फ्लूइड का जो फ्लो है वो मेंटेन रहता है। लाइटर फ्लूइड ऊपर की तरफ आता रहता है और हैवी फ्लूइड जो है नीचे की तरफ जाता रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल है एयर राइजिंग अबव हॉट प्लेट इन स्टिल एयर।
तो यहाँ पर जो हॉट एयर होगी वो ऊपर की तरफ जाती रहेगी और इस तरह से जो है इसको बोलेंगे हम नेचुरल कॉन्वेक्शन। नेक्स्ट जो हीट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है दैट इज रेडिएशन। तो रेडिएशन देखो यहां से क्या हो रहा है, सन से रेडिएशन यहां पर आ रहा है। जैसे एब्जॉर्बर प्लेट है ना, कोई सोलर प्लेट है, यहां पर आप देख सकते हैं सोलर फ्लैट प्लेट है, ठीक है। तो सन से ये क्या करता है, एनर्जी कहां से लेता है, वो सन से लेता है। तो सन से यहां तक जो एनर्जी आती है, तो यहां पर क्या होता है, कोई जो मीडियम है इस मीडियम की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अभी कंडक्शन की, तो कंडक्शन में तो सॉलिड की हम बात करते हैं तो वहां पर मीडियम है। जो हम कॉन्वेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर भी क्या है, कोई ना कोई मीडियम है। लेकिन यहां पर मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, कोई भी मटेरियल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। लिखा है रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट रिक्वायरिंग एनी मटेरियल मीडियम। किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि सन से जो है सोलर प्लेट पर क्या आ रही है, लाइट आ रही है, तो बीच में कोई मीडियम, बीच में क्या है कि कोई मीडियम नहीं है, बीच में क्या है, कोई मीडियम नहीं है, तो तब भी यहां पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ऑल बॉडीज, जितनी भी बॉडी, सुनो वैक्यूम के अंदर भी क्या हो सकता है, क्योंकि यहां पर तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है मीडियम की, तो वैक्यूम के अंदर भी क्या हो सकता है, हीट का ट्रांसफर हो सकता है। वो किसके कारण होगा, रेडिएशन। तो याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जहां पर वैक्यूम के अंदर भी हीट ट्रांसफर हो जाती है, तो दैट इज द रेडिएशन, ठीक है। ऑल बॉडीज एमिट thermal radiation continuously as long as their temperature is above और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यानी कि जितनी भी बॉडी होती हैं वो सब क्या करती हैं, एनर्जी को एमिट करती हैं जीरो केल्विन। जीरो केल्विन का मतलब समझ रहे हो, जीरो केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस पे जो बॉडी होगी वो हीट को एमिट नहीं करेगी। जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कोई भी बॉडी एनर्जी को एमिट नहीं करती है, और जीरो केल्विन टेम्परेचर अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है, ये हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। दैट मींस हर एक बॉडी, प्रैक्टिकली बात करें, हर एक बॉडी क्या करती है, एनर्जी को एमिट करती है, हर एक बॉडी एनर्जी को एमिट करती है। अब वो एनर्जी कितना एमिट करेगी वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो लिखा है द रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट एनर्जी डिपेंड्स किस पे, कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जी को वो एमिट करेगी। नेचर ऑफ द सरफेस है ना, सरफेस कैसा है जिस पर ये जो है जो एनर्जी को एमिट कर रही है। एमिसिव पावर ऑफ द मटेरियल, अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर एमिट्स मोर थर्मल रेडिएशन। बॉडी जितना ज्यादा टेम्परेचर पे होगी उतना ज्यादा थर्मल एनर्जी को क्या करेगी, वो एमिट करेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे जहां पर आपको ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम एक ने पूछा था कि बताओ, यहां पर मैं बता देता हूं आपको, यहीं पर लिखा होगा मैंने, यस, प्रैक्टिकल एग्जांपल वेयर ऑल थ्री मोड्स अकर्स साइमल्टेनियसली। एक्चुअली हमने पढ़ लिया कंडक्शन, हमने पढ़ लिया कॉन्वेक्शन, हमने पढ़ लिया रेडिएशन, तो ये तीन मोड होते हैं हीट ट्रांसफर के। ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ जहां पर कंडक्शन भी हो रहा हो, कॉन्वेक्शन भी हो रहा हो और रेडिएशन भी हो रहा हो। तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं, कुकिंग फूड ऑन ए गैस स्टोव। तो यहां पर आप देख सकते हैं कहां पर देखो, जब आप खाना बना रहे होते हैं कुकर पे, तो वहां पर तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये हो रहा है कंडक्शन थ्रू दी सॉलिड। ये जो इसकी सॉलिड मेटल है भाई, सॉलिड के अंदर जो हीट ट्रांसफर होता है वो किसके कारण होता है, कंडक्शन के कारण। तो यहां पर क्या हो रहा है, हीट ट्रांस सॉलिड के अंदर, भाई आपने गैस चूल्हा यहां पर चालू कर दिया, आपने स्टोव चालू कर दिया, तो यहां से जब मेटल के अंदर हीट जाएगी, जब मेटल से यहां से जाएगी तो यहां पर क्या होगा, कॉन्वेक्शन होगा, यहां पर क्या होगा, कॉन्वेक्शन होगा। फिर यहां पर मेटल के अंदर क्या होगा, कंडक्शन होगा, और वो वो जो हीट कहां ट्रांसफर हो जाएगी, इसके अंदर है ना, जो आप फूड, इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर दाल है, सब्जी है, कुछ भी है, तो इसके अंदर क्या होगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगी। तो कन्वेक्शन का मतलब है हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द मोशन ऑफ द हॉट फ्लूइड, यानी वाटर एंड एयर के कारण, वाटर और एयर के अंदर जो हीट फ्लो हो रही है वो किस कारण हो रही है, कॉन्वेक्शन के कारण। रेडिएशन के कारण कि भाई जो हॉट बॉडी है ना, जो सॉलिड मेटल है, ये सराउंडिंग में तो क्या हो रहा है, सराउंडिंग में भी तो क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये रेडिएशन के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कंडक्शन भी, रेडिएशन भी और कॉन्वेक्शन तीनों मिल जाएंगे। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये हो रहा है रेडिएशन के कारण, ये क्या हो रहा है, रेडिएशन के कारण हीट का ट्रांसफर हो रहा है। और इस कुकर के अंदर क्या हो रहा है, इस कुकर के अंदर क्या हो रहा है बेटा, इसके अंदर कॉन्वेक्शन हो रहा है। सॉलिड बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। तो एक एग्जांपल आप देके समझा सकते हैं। नाउ व्हाट आर द गवर्निंग लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए कंटेंट बेटा आपको और अच्छा लगता है क्योंकि जबरदस्त तरीके से मेहनत करी जा रही है, और मैकेनिकल का एक नया चैनल हमने क्रिएट किया हुआ है एमएसटी सर मैकेनिकल के नाम से, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस चैनल पर जो है केवल और केवल मैकेनिकल से रिलेटेड वीडियो आएंगे, चाहे आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड हो, आपके एकेडमिक से,
कोई भी अगर वीडियो आएगी तो केबल और केबल मैकेनिकल की आएगी। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं मेन चैनल पे है, दूसरा चैनल केबल मैकेनिकल वाला जो है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और हम आपसे अपील करते हैं बेटा कि जो स्टूडेंट्स आपके जूनियर हैं, जैसे अभी फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जो आपके जूनियर हैं, अगर आपको लगता है कि गेटवे क्लास का कंटेंट अच्छा है तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, गवर्निंग लॉज ऑफ हीट ट्रांसफर, तो यहाँ पर 3 लॉ हमको पढ़ने होते हैं। एक होता है आपका फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ठीक है। तो लिखा है, तो इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन through a material is directly proportional to the temperature gradient and area normal to the direction of the heat flow। ऐसे समझो कि जैसे कि ये कोई प्लेट है ना, जैसे ये कोई क्या है, कोई मेटल की कोई प्लेट है, अब ऐसे हीट ट्रांसफर हो रही है ना, इस तरफ जो है हीट ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि ये सॉलिड है। किसके लिए बात कर रहे हैं, देखिए फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ये कंडक्शन के लिए है। और जब हम कंडक्शन की बात करते हैं, सॉलिड की बात करते हैं, तो ये कोई सॉलिड प्लेट है, इसकी थिकनेस है कुछ, है ना, यहां पर हमने इसको x लिखा है, क्या लिखा है हमने इसको x लिखा है। देन हीट का ट्रांसफर ऐसे हो रहा है, तो देखो qx का मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है इस तरह से, लाइक दिस, हीट का ट्रांसफर इस तरह से हो रहा है। इसकी जो टोटल विड्थ है वो b है, और इधर जो है x यहाँ पर 0 है, और x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, b है। तो ये जो थिकनेस देख रहे हैं आप इसकी, ये वाली, ये b है, इधर की तरफ इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन, ये डायरेक्शन x हो जाएगी बेटा। x डायरेक्शन में क्या हो रहा है, हीट का फ्लो हो रहा है, तो हमने लिखा है qx, qx का मतलब है, q का मतलब हीट ट्रांसफर, x डायरेक्शन में हो रहा है, इस तरह से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अब हीट का ट्रांसफर कैसे हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, तो इस तरफ का जो टेम्परेचर है वो T1 है, और इस तरफ का टेम्परेचर जो है वो T2 है, इस तरफ का T1 उस तरफ का T2, तो लिखा है यहाँ पर टेम्परेचर T1 और इसका टेम्परेचर है यहाँ पर T2, तो T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा है, हीट का ट्रांसफर तभी तो होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो इधर का टेम्परेचर T1 उधर का T2, T1 की वैल्यू T1 की वैल्यू T2 से क्या है, ज्यादा है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है बेटा, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये कह रहा है कि फोरियर्स लॉ कह रहा है कि जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो क्या है, वो dt ओवर dx के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये dt ओवर dx है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो हीट जो ट्रांसफर हो रही है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा, जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो इसका जो एरिया है, ये जो इसका एरिया है, ये जो एरिया है इसका, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोरियर लॉ का स्टेटमेंट है वो dt ओवर dx यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, qx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड dt ओवर dx। और आप सभी जानते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम रिमूव करते हैं, इक्वल टू का साइन यहां पर आ जाएगा, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है बेटा। क्या आता है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हमने k से लिखा है, तो qx इज इक्वल टू हो गया माइनस के ka dt ओवर dx। तो यहां पर जो k है बेटा ये सॉलिड मेटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्या है, सॉलिड मेटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसको हम थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लिखा है यहां पर कि माइनस जो साइन यूज किया है, माइनस साइन क्यों यूज किया हमने, कि जब हम इस डायरेक्शन में हीट का फ्लो हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में हीट का फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में टेम्परेचर चेंज डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। लिखा है significance of negative sign, the negative sign indicates that heat always flow in the direction of डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी कि जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में जब हम हीट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर हम नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जिस तरफ हीट का फ्लो हो रहा है उस तरफ टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन यूज किया है। तो qx क्या है बेटा, qx इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, k क्या है यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल है, a क्या है एरिया जो है परपेंडिकुलर हीट फ्लो मीटर स्क्वायर में एरिया, और dt ओवर dx क्या है यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट है। तो दिस इज द फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। नेक्स्ट आता है बेटा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये कॉन्वेक्शन के लिए है, और ये फोरियर्स लॉ किसके लिए, कंडक्शन के लिए है। यहां पर जो आप देख रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कॉन्वेक्शन के लिए है। तो कॉन्वेक्शन का क्या मतलब है, कॉन्वेक्शन कब होता है कि जो हॉट बॉडी होती है, हॉट प्लेट है, हॉट फ्लैट प्लेट यहां पर आप देख रहे हैं, इसके सराउंडिंग में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है जिसका टेम्परेचर T इंफिनिटी है और इसका टेम्परेचर कितना TW हमने लिखा है। तो कह रहा है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कह रहा है द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कॉन्वेक्शन बिटवीन अ सॉलिड सरफेस एंड the surrounding fluid is directly proportional to the temperature difference between them, यानी कि इनका जो टेम्परेचर, इस हॉट प्लेट का टेम्परेचर TW है और इसका टेम्परेचर कितना है T इंफिनिटी है,
तो इनके टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट ट्रांसफर। और साथ ही साथ जो एरिया होता है ना, जो कॉन्टैक्ट एरिया है, ये वाला जो कॉन्टैक्ट एरिया है, इसके भी क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लिख दिया यहां पर जो क्यू कॉन्वेक्शन है, कॉन्वेक्शन के कारण जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, TW माइनस T इन्फिनिटी। साथ ही साथ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू कॉन्वेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू TW माइनस T इन्फिनिटी। जब हम प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते हैं तो एक क्या आता है, इक्वल टू का साइन लाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करके जब इक्वल टू का साइन लाते हैं तो बेटा यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं H जो है वो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो क्या हो गया यहां पर जो H है बेटा, दैट इज कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे इसको, H जो है वो कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, जिसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। क्या होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, यहां पर हमने नोट करके एक लिखा हुआ है, नोट का मतलब क्या, नोट के अंदर ये लिखा है अनलाइक थर्मल कंडक्टिविटी जो K है, द कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मैंने आपको बोला था अभी कि जो थर्मल कंडक्टिविटी थी K, वो एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। वो ये बताती है कि उस मेटेरियल से कितना हीट जो है क्विकली ट्रांसफर हो जाएगा। जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा, जिस भी मेटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, हीट ट्रांसफर रेट उतना ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H है, ये प्रॉपर्टी नहीं है मेटेरियल की, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये डिपेंड करती है, ये जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H है, ये जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डेंसिटी पर डिपेंड करता है, डायनामिक विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है, ये स्पेसिफिक हीट पर डिपेंड करता है, ये थर्मल कंडक्टिविटी K पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, नो तो यहां पर कुछ रेंज भी लिखी गई है बेटा, है ना, याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हीट ट्रांसफर प्रोसेस, जैसे फ्री कॉन्वेक्शन है, फ्री कॉन्वेक्शन में जो होता है H की जो रेंज होती है वो 3 से 25 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन के उसमें थी। इसी तरह से अलग अलग मटेरियल है ना, उसकी जो यहाँ पर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की रेंज लिखी गई है। ठीक है, नाउ द गवर्निंग लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए कंडक्शन के लिए हमने पढ़ा था 3 गवर्निंग लॉ, फोरियर लॉ। भाई मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कितने हैं, 3 है, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन। तो पहला जो गवर्निंग लॉ फोरियर लॉ है वो कंडक्शन के लिए है। दूसरा हमने यहां पर पढ़ा क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये कॉन्वेक्शन के लिए है। और तीसरा जो लॉ है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये रेडिएशन के लिए है ना। तो एक कंडक्शन के लिए, एक कॉन्वेक्शन के लिए और तीसरा रेडिएशन के लिए। कह रहा है द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टेट्स दैट द टोटल रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी एमिट हो रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4। तो यहां पर भी क्या होगा, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होगा तो इक्वल टू का साइन आएगा। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हमने सिग्मा से लिखा है। किससे लिखा बेटा, सिग्मा से लिखा हुआ है। तो यहां पर ये EB क्या है, दैट इज द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, वॉट पर मीटर स्क्वायर में है, क्योंकि यहां पर यूनिट सरफेस एरिया की बात हो रही है। T क्या है बेटा, यहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। सिग्मा क्या है यहां पर, सिग्मा इज व्हाट, दैट इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और सिग्मा की वैल्यू जो होती है 5.67 × 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4 होती है। इसको याद कर लीजिएगा, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर इसका वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कई बार तो क्वेश्चन के अंदर दे देता है इसकी वैल्यू, आपको ये याद कर लेनी है, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 में इसकी वैल्यू, क्योंकि बेटा यहां से यूनिट पता लग जाएगी, इसकी यूनिट सिग्मा की यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज E/T की पावर 4। E क्या है आपका, दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, है ना, वॉट पर मीटर स्क्वायर, और T मतलब केल्विन की पावर 4। तो यूनिट क्या बन गई इसकी, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ठीक है ना, स्टीफन बोल्ट्जमैन की यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों हमारे गवर्निंग लॉ हो गए। अब यहां पर ये हमारे जो PYQs थे, ये आप यहां पर एक बार देखिएगा, ये सारे के सारे PYQs बेटा हमारे कवर हो चुके हैं। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन, ये हमने समझ लिया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन हीट ट्रांसफर एंड इसकी इंपॉर्टेंस, ये भी हमने समझ लिया। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, तो हम यहाँ पर तो मेटल के लिए पूछा गया है, हमने मेटल के लिए भी आपको बता दिया और गैसेस के लिए भी हमने आपको बता दिया। व्हाट इज द डिफरेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनामिक्स में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। हाउ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल डिफाइन, थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन हम कर चुके हैं, इसकी यूनिट भी हम आपको बता चुके हैं। एक्सप्लेन द वेरियस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, वही कंडक्शन, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन। डिफाइन 3 डिफरेंट मोड्स, ये वही अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया।
ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम भी हमने आपको दिखा दिया जहां पर ये तीनों साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नॉर्मल थर्मल कंडक्टिविटी बता चुके हैं। व्हाई द गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मटेरियल्स आर आल्सो गुड हीट कंडक्टर्स, ये भी हमने आपको बता दिया। जैसे कॉपर है वो इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिक वायर बनाया जाता है और हीट ट्रांसफर भी वहां पर तेज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आज का लेक्चर हमारा बेटा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आज का सेशन, आज का लेक्चर काफी नॉलेजफुल रहा होगा, काफी अच्छा लगा होगा आपको लेक्चर। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो बेटा आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में आप जाइएगा तो वहां पर आपको सेम 5 प्लस सेम 6 का कॉम्बो पैक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 8 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, जिसमें से 3 और 3 6 आपके मेजर सब्जेक्ट रहेंगे, है ना। जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, आप सेम 5 प्लस सेम 6 का भी ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट का एवरेज प्राइस 300 के आसपास आएगा। आप सेम 5 का भी लेना चाहते हैं केवल तो सेम 5 का भी ले सकते हैं। दोनों ही कोर्स हमारे एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल हमने करा दिए हैं। पूरी मेहनत मैकेनिकल के लिए करी जा रही है, ठीक है ना। तो जब आपका समर ब्रेक होगा, कंप्लीट होगा, जब आप कॉलेज जाएंगे तो कम से कम HMT की और मशीन डिजाइन की जो 5th सेम की जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं इनकी 2-2 यूनिट आप निपटा दीजिएगा, ताकि थ्रू आउट द सेमेस्टर आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। कॉलेज में आपकी कोई कंपनी आती है तो उसके लिए भी आपको टाइम मिल जाए, ठीक है ना। तो और बाकी आपको कंटेंट वास्तव में अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है आरंभ बैच फर्स्ट ईयर के लिए रिकमेंड कर सकते हैं अपने जूनियर्स के लिए, और सेकेंड ईयर के लिए उड़ान बैच 2.0 जो है रिकमेंड कर सकते हैं अपने जूनियर्स के लिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू।